हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। आज की वीडियो में हम फिर से वही आरआरबी के एएलपी एग्जाम के 2019 वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब चूंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए एक ही वीडियो में सारा का सारा क्वेश्चन पेपर में जितना भी मैथ का क्वेश्चन है सारा का सारा सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आज की वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो 21 जनवरी 2019 के एग्जाम का है, पहले शिफ्ट का मैकेनिकल डीजल वाले सब्जेक्ट से। ठीक है, तो अब एक और चीज़ कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन चाहिए हों, मतलब जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन दिखेगा नहीं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं हमारे पास में। मैं तो खुद मोबाइल में से पीडीएफ क्वेश्चन का देख के बता रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? जो पीडीएफ मैं देख के बता रहा हूँ, जिस पीडीएफ में मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप इस क्यूआर को स्कैन करोगे, टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे पहुंच जाओगे। टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे पहुंचने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसमें से ALP4 वाला जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद आपको सेम टू सेम जो पीडीएफ मैं यूज कर रहा हूँ वही पीडीएफ आपको दिखेगा। क्वेश्चन पे टिक भी लगा हुआ है तो उस हिसाब से आप समझ लोगे। बाकी हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ, इस पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे। इंग्लिश में इसलिए क्योंकि मुझे खुद इंग्लिश में मिला था, तो स्क्रीनशॉट ले लेके मैंने एक अलग से पीडीएफ बना लिया है। तो देख लो आप लोग, उसी में कोई दिक्कत। लैंग्वेज तो हमारे सीखने के क्रम में लैंग्वेज हमारे लिए कभी बैरियर तो बन नहीं सकता। तो चलो सीखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। वाइल वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 7.5 डेज। एक साथ काम करते हुए ए और बी जो है किसी उसी काम को 7.5 दिन में कर लेते हैं। तो हाउ मेनी डेज विल बी अलोन टेक टू डू द सेम वर्क। तो सेम काम को करने में देखो कितना समय लगेगा। देखो कतई आसान क्वेश्चन है, इसमें तो मैथ को यूज भी नहीं करना, सॉल्व करने लेना डायरेक्ट कि किसी काम को ए जो है 15 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और ए और बी मिलके उसी काम को 7.5 दिन में करते हैं। तो ए और बी दोनों मिलके पूरा काम जो 15 दिन में होता था उसको आधे दिन में कर दिया। आधा दिन मतलब 15 का आधा, यानी कि 7.5 दिन में कर दिया। ए अकेला अगर डबल मेहनत करता तो आधे दिन में कर पाता, लेकिन बी की मदद से उसने काम किया तो भी मतलब 15 का आधा दिन में हो गया। इसका मतलब कि बी की जो कैपेसिटी है वो ए की कैपेसिटी की क्या है, बराबर है। तो जब बी और ए की कैपेसिटी सेम है और ए इस काम को 15 दिन में कर रहा है तो बी अकेला उस काम को 15 दिन में ही करेगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, और यही हमारा टिक भी लगा हुआ है, आप अपनी पीडीएफ में चेक कर सकते हो। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, टू पोस्टमैन सी एंड डी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। दो पोस्टमैन है सी और डी जो एक पोस्ट ऑफिस से चलना शुरू करते हैं। सी वॉक्स 2 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। सी जो है नॉर्थ में, नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर जाता है और राइट घूम के 5 किलोमीटर जाता है। 2 km एंड 5 km। ये कौन है? सी। उसके बाद बोला गया है मीनवाइल डी वॉक्स 5 किलोमीटर ईस्ट टर्न राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब डी जो है वो पहले क्या जाता है, 5 किलोमीटर ईस्ट में जाता है और उसके बाद राइट घूमता है। अब इधर जाते हुए कोई राइट, ईस्ट के लिए तो इधर ही जाएंगे हम लोग। अब ईस्ट में जाते हुए अगर कोई राइट टर्न लेता है तो वो चला जाता है साउथ में। तो साउथ किलोमीटर मतलब पहले 5 किलोमीटर ईस्ट में गया, फिर 6 किलोमीटर राइट घूम के चला गया, तो 6 किलोमीटर इधर चला गया वो। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि वेयर इज डी विथ रिस्पेक्ट टू सी। डी जो है सी की तुलना में किधर है? तो हम देख पा रहे हैं ये जो है 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 6 किलोमीटर और 2 किलोमीटर मिलके हो गया 8 किलोमीटर। अब सी की तुलना में डी किधर है? तो डी जो है वो सी से 8 किलोमीटर दक्षिण में है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये देखो डी इज 8 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो उसमें उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सी जो है वो डी से 8 किलोमीटर उत्तर में है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछा कैसा गया है। इस क्वेश्चन में जिस तरह से पूछा गया है उसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा डी सी से 8 किलोमीटर दक्षिण में है। और इंग्लिश में लिखा हुआ है 8 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। वैसे ये मैथ का क्वेश्चन था नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। बाकी स्क्रीनशॉट लेने के क्रम में आ गया, हमारा पीडीएफ बन चुका है, तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी मुझे लगता है स्क्रीनशॉट के कारण ही यहाँ पे आ गया है, अदरवाइज यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। इसको दिखने में मैथ जैसा लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में काम करूंगा तो ऐसा ही होगा। बाकी कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बोला गया इसमें से कौन से दो साइन हैं जिनको आप आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मैं कोई तरीका नहीं बता सकता हूँ,
क्योंकि मेरे पास कोई तरीका है नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रिफ्लेक्शन यूज करने पड़ेंगे, अपना जल्दी जल्दी में आप कैसे सोच पाते हो, क्या कर पाते हो। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि आपको माइनस और भाग, जो माइनस और डिवीजन का जो साइन है, इसको आपस में चेंज कर लो तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप करके देख सकते हो। बाकी बढ़ते हैं आगे, वो आप खुद ही करना पड़ेगा, एग्जाम में इस तरह का मिलेगा। और मजे की बात है कि इसको मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस तरह क्वेश्चन आप छोड़ लेना, छोड़ोगे क्योंकि आप थोड़ा सा टाइम दे दोगे ना तो ये हो जाएगा और आराम से नंबर मिल जाएगा आपको, तो कर लेना। बाकी अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ऑन अ सम ऑफ ₹100 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा जब पैसे जो हैं 100 रुपये लिए गए। तो देखो 100 रुपये में 100 रुपये इधर लिया गया, 100 रुपये इधर लिया गया, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, इधर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। हम जानते हैं कि 1 साल का ब्याज तो दोनों का 10% के हिसाब से 10-10 रुपये ही आएगा, लेकिन दूसरे साल की ब्याज की बात करें तो दूसरे साल के ब्याज में क्या होगा ना, इसका दूसरे साल का ब्याज भी 10 ही रुपये आएगा, लेकिन इसका जो दूसरे साल का ब्याज आएगा 10 रुपये तो आएगा, लेकिन साथ में ये जो पहले साल का ब्याज था उसका भी 10% जोड़ेंगे तो 1 रुपया बढ़ेगा। तो इस हिसाब से जो ब्याज आया इस तरफ हमारे पास में वो 20 रुपये आया, और इस तरफ जो ब्याज आया वो 21 रुपये आया, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को जो अंतर आया वो 1 रुपया आया, और 1 रुपया क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी पे हमारा टिक भी लगा हुआ, आप चाहो तो अपने पीडीएफ में देख लो, क्योंकि मैं ऐसे दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, है ना। बढ़ते आगे। अच्छा देखो यहाँ पे जो है, अगर 100 की जगह कोई और नंबर होता तो यहाँ पे आपके लिए आसान क्या हो जाता है ना। आप देखो 2 साल का जब भी आपसे पूछा जाए कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल ब्याज का अंतर कितना होगा, तो आपका जो परसेंटेज दिया हुआ होगा ना, जैसे मान लो 20% दिया हुआ है, तो 20% दूसरे साल का जो अंतर आएगा वो 20% का 20% निकाल लो आप लोग, 20 का 20% निकाल लो, 20% का 20% ना होगा। जैसे यहाँ पे देखो 100 है, तो जो भी अमाउंट है आपके पास में उस अमाउंट को रखो। अब यहाँ पे 10% है तो 10% का क्या निकाल लो, 10% का ही 10% निकाल लो, तो आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट अंतर आ जाएगा। अंतर कितना है आपका, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 जीरो, अंतर आ गया हमारा 1 रुपया। तो डायरेक्ट अंतर अगर पता करना हो तो आपका जो मेन अमाउंट है उसका 10% का 10% निकाला। 10% का 10% क्यों निकाला, क्योंकि 10% ही हमारा इंटरेस्ट रेट था। अगर हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट रेट 20% होता तो 20% का 20% निकालते, इंटरेस्ट रेट 30% होता तो 30% का 30% निकालते, और अगर 2 साल की जगह 3 साल दिया गया होता तो हम ये 2 बार की जगह 3 बार भी कर देते। ठीक है, ऐसे एग्जैक्टली मैंने चेक नहीं किया कि कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बाकी ये वाला उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जब 5 की घात 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 5 पे पावर 3 करें तो 501 में 3 से भाग देना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये घात में ऑलरेडी, और घात से घात कट जाएगा तो 501 बचेगा। तो ये तो हमारा हो गया 125, और 501 को 3 से विभाजित करो तो हो जाएगा 125 पे घात 127। अब 125 पे घात 127 को हम लोग अगर 126 के पदों में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 126 माइनस 1 की घात 127। अब ये जो हमारा 501 पे पावर 5 पे पावर 501 है, ये हमारा किसके बराबर हो गया, 126 माइनस 1 की घात 127 के। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, सिंपली आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई नंबर को किसी नंबर से विभाजित करते हैं, कैसे बताऊं, जैसे मान लो 2 को 5 से अगर मैं विभाजित करूं, ठीक है, तो यहाँ पे शेष तो बच नहीं रहा हमारा, नहीं ना बच रहा। आगे अगर 2 पे पावर 2 को 5 से विभाजित करूं तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी यहाँ पे शेष बच रहा है हमारा, यहाँ पे शेष बच रहा है हमारा 2 पे पावर 2 कितना होता है 4, और 4 को 5 से विभाजित करें तो यहाँ पे भी शेष हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि ये क्या है, कम है, अंश क्या है, कम है। यहाँ पे 2 पे पावर 3 की बात करें तो यहाँ पे जो शेष बचता है हमारा वो 3 बचता है। 2 पे पावर 4 की बात करें जो कि 16 होता है, तो यहाँ पे शेष हमारा 1 बचता है।
2 पे पावर 5 की बात करें जो कि हमारा कितना होता है 32, तो यहाँ पे शेष हमारा 2 बचता है। और 2 पे पावर 6 जो कि 64 होता है, तो यहाँ पे शेष हमारा 4 बचता है। 2 पे पावर 7 जो कि 128 होता है, तो यहाँ पे शेष हमारा क्या बचता है 3 बचता है। तो आप यहाँ पे नोटिस क्या करोगे ना, जैसे जैसे पावर बढ़ता जाता है, पावर बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि ये जो आ रहा है हमारा, जैसे 3 था और 4 था, तो 4 के बाद जो कुछ भी आता है वो रिपीट होता जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ शेष नहीं बचा था, लेकिन हम जानते हैं कि 5 को अगर 2 को अगर 5 से विभाजित करने की कोशिश करें और 0 से भाग दें, तो हमारे यहाँ पे 2 शेष बच जाता है, ठीक है। और अगर मान लो कि ये 4 है ना, 4 को अगर 5 से विभाजित करने की कोशिश करें तो 0 से भाग दें, तो यहाँ पे हमारा 4 शेष बचता है। तो यहाँ पे अगर हम 2 और यहाँ पे 4 लिखें, तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं 2 4 3 और 1, 2 4 3 और 1। तो ये क्या होता है, बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। और ये 2 4 3 1 क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ये कब तक रिपीट होता है, ये हमारा 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 4 के रूप में क्या होता है, रिपीट होता रहता है। शेषफल हमारा कोई भी नंबर के लिए काम करता है, आप ट्राई करके देखना। तो अब जब हम जान रहे हैं कि जब ये 4 के बाद रिपीट होता रहता है, तो यहाँ पे जो 127 लिखा हुआ है, तो 127 को भी हम कुछ ऐसा कर लें कि ये भी मतलब जितना भी हो रहा हो, जितना भी हो, अगर हम इसको 4 से विभाजित कर दें 127 को, तो ये आता कितना हमारा, ये आ जाएगा हमारा 4 3 12 और 7 3 4 के 4 बचा 3। इसका मतलब कि 126 में से 1 घटाओ तो 125, वो पहले से ही था, 126 तो बाद में था। तो 125 पे पावर कितना बच रहा है 3, क्योंकि 3 शेष बच रहा है ना हमारा। तो 125 पे पावर 3 जितना आएगा, उसमें अगर हम 126 से भाग देते हैं, तो हमारा क्या होगा, शेषफल जितना आएगा उतना ही हमारा 5 पे पावर 501 में 126 से भाग देने के बाद शेषफल आने पे होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम डायरेक्ट करके देख सकते हैं, या फिर एक और तरीका होता है यहाँ पे, वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसको हम साइड में रख लेते हैं, क्या हमारा 125 पे पावर 3। अगर वो काम आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको ये देखो, इस पे जब इस तरह से आपके पास में हो कुछ, इसमें से इसको विभाजित कर रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि इसको 125 ही रहने देते हैं फिलहाल, कि 125 को जब 126 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल बचता है 1, लेकिन 125 ऊपर है और हमारा 126 क्या है, नीचे है। तो इस केस में हम देखेंगे तो हमारा शेषफल जो होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि 125 में 126 को विभाजित कर रहे हैं, तो हमारा क्या एक शेषफल बच रहा है। लेकिन ये तो ऊपर नीचे उल्टा दिया हुआ है, 126 बटा 125 नहीं दिया, 125 बटा 126 दिया, तो ये -1 पे पावर हो जाएगा हमारा 127। और -1 पे पावर 127 है, तो ये कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये ऑड होता है। अगर हमारा मतलब माइनस की घात अगर हमारी विषम संख्या है, तो ये -1 ही रह जाएगा हमारा। और जब ये -1 ही रह जाएगा, तो उस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, 126 - 1 बराबर कितना हो गया, 125। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 125 होगा। अब अगर इस वाले तरीके से आपको समझने में कोई दिक्कत हो, तो आप ये वाला तरीका बिल्कुल यूज कर सकते हो कि 125 के घात 3 है, उसमें 126 से भाग दे के देख सकते हो। चलो मैं आपके सामने ही भाग दे देता हूँ। तो 25 और फिर 13 दूना 26 का 6, ऐसे 2 13 कम 13 15, और इसमें फिर 125 से गुना करना है। अरे भाई साहब बोल, 125 बच्चे क्या होता है 500, 600, 625 के 5 हासिल 62, 125 दूना 250, 250 में 62 जोड़ो, वाह बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। 125 गुणा, ये हमारा आ गया 19 53 125। इसमें 126 से भाग दे के देखते हैं, तो एक बार में तो जाहिर सी बात है 126 ही आना है। अब इसको भी तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहा हूँ आपके सहानुभूति के लिए। 15 में से 6 गया, बचा हमारा 9, 8 में से 2 गया 6 3, तो ये 5 बार में कितना, 5 6 30 का 0 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13 3 हासिल 1, 5 5 6 3 6 63 1। तो 5 बार में फिर से 6 37 आ जाओ, एक बचा। अब एक बचा तो फिर ये 2 को उतारो,
तो भाग नहीं लगेगा तो 0 लगा के 5 को भी उतार लो, फिर भी भाग नहीं लग रहा तो फिर छोड़ दो। 125 हमारा क्या बचा, शेष बच गया। तो शेष हमारा 125 बच गया। देख लो आप लोग, इतना मेहनत आप एग्जाम में कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ी देर फिर रोक के आप क्या कर सकते हो, ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो जो पहले बताया था। वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर देख लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन मिल गया था यार, आसान के बीच में मुश्किल। देखो आगे क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है हमारा, एक गोला है जिसका डायमीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर अगर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। इज मेल्टेड, इसको पिघलाया जाता है, एंड 3 शॉट्स आर प्रिपेयर्ड, और छोटे छोटे स्फीयर बनाए जाते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ 2 शॉट्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो 2 छोटे वाले जो हैं उसके डायमीटर हमारे कितना है, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर डायमीटर तो रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द थर्ड शॉट। थर्ड शॉट जो है हमारा कितना है हमें मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो x है। x क्यों माने, r मान लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारा। और इस वाले का हमें सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया का मतलब होता है हमारा सरफेस मतलब सतह का क्षेत्रफल, इसका हमें बताना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम जान रहे हैं कि इसको पिघला के जब ये तीनों बनाए गए हैं तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इन तीनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब, तो यानी 6 का क्यूब हो जाएगा हमारा। बाकी इस तरफ देखो तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 6 से 4/3 पाई और 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा, प्लस में ये 5 का क्यूब और प्लस में ये r का क्यूब। तीनों को साथ में लिख लिया, 4/3 पाई तो कॉमन होगा तीनों में, तो हम क्या करते हैं 4/3 पाई से 4/3 पाई को काट देते हैं, बचता है हमारे पास में इधर 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 6 36, और 36 गुना 6 बराबर 216। 3 का क्यूब हो जाता है हमारा 27 और 5 का क्यूब हो जाता है 125, प्लस में r का क्यूब तो हमारे पास में है ही। अब 125 और 27 जोड़ो, कितना आता है भाई, 7 5 12 2 हाथ ले, 2 2 4 5, घटाओ 6 में से 2 गया 6, 4 और 11 में से 5 गया 6, 64। तो r का जो क्यूब आया हमारा वो 64 आ गया। तो जब r का क्यूब हमारा 64 है तो r हमारा किसके बराबर होगा, हम जानते हैं 4 का क्यूब 64 होता है, तो r जो है हमारा 4 के बराबर होगा। यानी कि ये जो छोटा वाला था हमारा थर्ड वाला स्फीयर शॉट, और थर्ड वाले शॉट का जो रेडियस आया है हमारा वो 4 सेंटीमीटर आया है, और हमसे सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। सरफेस एरिया यानी कि सतह का क्षेत्रफल। तो एक गोले के सतह का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो चलो 4 पाई तो है ही, r स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और हमारा ऑप्शन डी में, ऑप्शन 4 में 64 पाई पे टिक लगा हुआ है। तो देख लो आप लोग अपनी पीडीएफ में भी। और बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 48। 2 नंबर है जिनका एलसीएम 48 है, देयर रेशियो इज 2:3, उनका जो अनुपात है 2:3 है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, तो नंबर का योगफल कितना है। देखो भाई, हाँ इसका एचसीएफ हमें मालूम नहीं है, मान लेते हैं एचसीएफ एक्स है। तो किसी भी 2 नंबर का जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है भाई, तो किन्हीं भी 2 नंबर का जो एचसीएफ होता है अगर उस नंबर को एचसीएफ में गुना कर दो, जैसे मान लिया कि इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ जो मान लिया हमने x मान लिया, तो वो जो नंबर हो जाएंगे वो हमारे 2x और 3x हो जाएंगे। तो 2x और 3x का एलसीएम दिया हुआ हमारे पास में कितना है, 48 है। तो 2x और 3x का एलसीएम 48 है। तो एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि 2 गुना 3 गुना x जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा हाँ, एलसीएम एक और चीज होता है, नंबरों के अनुपात में जब एचसीएफ से गुना करते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाता है। तो नंबरों का अनुपात है 2 3 और एचसीएफ है x, तो ये हो गया हमारा एलसीएम के बराबर जो कि 48 है। तो अब इससे हमारा क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा। चलो एचसीएफ कैलकुलेट करें,
तो 2 तिया 6 और 6 8 से 48 से करता है 8 बार में x बराबर आ गया हमारा 8, यानी कि HCF जो है उसका 8 है। अब HCF जब हमें मालूम हो गया तो HCF का एक सीन होता है ना कि अगर 2 और 3 कोई नंबर है जो 2 और 3 के अनुपात में और उनका HCF 8 है, वो जो नंबर होगा वो इसका HCF में गुना करने पे मिल जाएगा। तो 2 अठे 16 और 3 अठे 24, ये दोनों नंबर रहे होंगे जिनका एलसीएम क्या है, एलसीएम 48 तो है, वो पहले से दिया हुआ है, तो 24 और 16 का एलसीएम 48 होता ही है। तो अब हमसे पूछा गया दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो दोनों को जोड़ दो तो आपको योग भी मिल जाएगा। कितना है भाई, दोनों को जोड़ लो तो 40। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 40। टिक लगा हुआ है, आप पीडीएफ में देख लो। बाकी ध्यान देना, फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, क्या पता जल्दबाजी में समझ में ना आया हो। दो संख्याओं का लघुत्तम जो है एलसीएम जो है 48 है और उनका अनुपात जो है वो 2:3 के अनुपात में है। तो आपको बताना है कि उसका एचसीएफ दोनों संख्याओं का योगफल कितना है। तो हमने मान लिया एचसीएफ जो है दोनों का वो x है। तो एचसीएफ जब हमने x मान लिया तो किन्हीं भी दो संख्याओं का अनुपात आपके पास दिया गया हो और एचसीएफ दिया गया हो, तो आप एलसीएम पता करने के लिए क्या कर सकते हो, दोनों संख्याओं का जो अनुपात दिया है वो और एचसीएफ का गुना करोगे तो आपका एलसीएम आएगा। एलसीएम हमारा 48 था, इधर हमने 2 तिया 6 x लिखा, 48 से 6 काटा 8 बार में कटा, x का वैल्यू मिल गया हमें 8। तो x का वैल्यू जब 8 मिल गया यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम हमारा 48 है और एचसीएफ हमारा 8 है और संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। तो अनुपात को जब आप एचसीएफ से गुना करोगे तो आपको संख्या मिल जाएगा डायरेक्ट। तो 2 को 8 में गुना किया तो 16 मिल गया और 3 को 8 में गुना किया तो 24 मिल गया, यानी दोनों संख्याएं 16 और 24 हैं। हमसे उनका योगफल पूछा गया था, हमने जोड़ दिया और योगफल हमें क्या हो गया, मिल गया। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। What is the least number which when multiplied by 28 forms a perfect square? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 28 में गुना कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाए। सिंपल, किसी भी नंबर को आपको छोटी छोटी संख्या पता करनी है जिसका इसमें गुना करना है तो इसका गुणनखंड कर लो आप। 2 से भाग दिया 14 बार में कटा, 2 से भाग दिया 7 बार में कटा, 7 से भाग दिया 1 बार में आ गया। अब इसका जोड़ी बनाओ तो जोड़ी बनाते समय क्या 7 हमारा अकेला पड़ रहा है, वर्ग पूर्ण वर्ग होने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि 7 2 बार आ जाता तो ये पूर्ण वर्ग होता। लेकिन दूसरी बार 7 कब आएगा, जब इसमें हम 7 से गुना करके रखेंगे तभी ना भाग देते समय वापस से 7 आएगा। इसका मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 28 में गुना करने पे ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा वो हमारी क्या है 7 है। और हम 7 पे टिक करेंगे, 7 पे टिक पहले से ही आप देख लो पीडीएफ में। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 2 3 ऑन द एक्स एक्सिस इज। अब ये देखो प्रतिबिंब क्या होगा, पॉइंट 2 3, देखो ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं कुछ 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। अब जब यहाँ से एक्स अक्ष जो मूल बिंदु से बाईं तरफ जाता है तो फिर -1 -2 -3 -4 -5। मूल बिंदु से नीचे की तरफ जानते हैं तो y वाला नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 -5। अब हमसे पूछा गया है पॉइंट 2 3 का रिफ्लेक्शन बताना है। तो पॉइंट 2 3 कहाँ होगा, 2 3 का मतलब होता है 2 3 का मतलब होता है x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3। तो x अक्ष पे 2, x अक्ष तो ये है हमारा, इस पे 2 कहाँ होगा हमारा, जैसे बात है मूल बिंदु के दाईं तरफ होगा क्योंकि प्लस में दिया हुआ है। तो 1 2 ये वाला हो गया हमारा 2। 3 कहाँ होगा, तो 3 y अक्ष के लिए दिया रहता है क्योंकि बाद में y अक्ष को लिखते हैं। तो 3 हमारा प्लस में है तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 2 और 3। तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों मिलके कहाँ पे मिलेंगे, तो दोनों मिलके मिलेंगे यहाँ पे इस वाले जगह पे। तो ये बिंदु हो गया हमारा 2 3। अब इसका रिफ्लेक्शन पूछा, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन सकता है, 2 जगह बनेगा। अगर हम x अक्ष पे बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा, और अगर y अक्ष का में इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो y अक्ष पे y अक्ष ये है ना, तो इसमें अगर इसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, अगर शीशा यहाँ पे लगाएंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा ना, तो इसमें रिफ्लेक्शन देखेंगे तो इसका इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा हमारा 1 2। तो 2 माइनस में रहेगा और चूंकि ऊपर ही गया तो 3 हमारा प्लस में रहेगा। लेकिन इस बिंदु पे आएंगे तो हमारा 1 2, यहाँ पे 2 प्लस में रहेगा, लेकिन नीचे की तरफ गया है, ये देखो नीचे की तरफ गया ना, तो नीचे की तरफ जाने की वजह से 3 हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। तो इस बिंदु का रिफ्लेक्शन हमसे पूछ रहा है x अक्ष पे क्या होगा, तो 2 -3 होगा। वही अगर y अक्ष पे पूछा जाता तो -2 3 होता। ऑप्शन में देखोगे तो -2 3 भी है और 2 -3 भी है। तो ध्यान देना है रिफ्लेक्शन कैसे हम बनाते हैं।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको ये समझ में। अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। द एजेस ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो 4:5। x और y के जो उम्र हैं वो 4 और 5 के अनुपात में है। तो x की उम्र हमें मालूम नहीं है और y की उम्र हमें मालूम नहीं है। हमें नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, क्या कर सकते हैं। मान दोनों क्या है, 4:5 के अनुपात में है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने कई बार बोला कि अनुपातिक राशि, अनुपात वाला जितने भी क्वेश्चन अनुपातिक राशि मानने से आसानी से हल हो जाता है। तो अगर हम अनुपातिक राशि x मानते हैं तो उस हिसाब से x की जो एज हो जाएगी वो 4x हो जाएगी और y की जो एज हो जाएगी वो 5x हो जाएगी। जब एज मिल गया हमें, तो अब हमसे पूछा है कि 6 आफ्टर 6 ईयर्स द रेशियो विल बी 6:7। 6 साल के बाद जो है अनुपात 6:7 का हो जाता है। तो 6 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, इसकी एज हो जाएगी 4x + 6 और इसकी एज कितनी हो जाएगी, इसकी एज हो जाएगी 5x + 6, है ना, 5x + 6। तो अब दोनों की जो उम्र का अनुपात वो 6:7 का हो गया। तो अगर हम लिखें 4x + 6 बटा 5x + 6 बराबर हो जाएगा 6/7। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है भाई, व्हाट इज द करंट एज ऑफ y इन ईयर्स। तो y की करंट एज क्या है। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा और x का वैल्यू मिल जाएगा तो x का वैल्यू से हम y का करंट एज पता कर लेंगे, क्योंकि y का करंट एज क्या है, 5x। तो चलो पता करते हैं। 7 का इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28x + 7 छक 42 बराबर 6 पचे 30x + 36। 36 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 28x उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 30x - 28x बराबर 2x और 42 - 36 बराबर 6। x बराबर हो गया हमारा 6/2 यानी कि 3। तो x का वैल्यू 3 आ गया है। y की करंट एज क्या है, 5x। तो 5 में x का गुना यानी कि 3 का गुना हो गया 15, यानी कि y की जो करंट एज है वो 15 साल है। वही x की करंट एज पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, तो 4 × 3 यानी कि 12 साल हो जाती है। तो अब देखो दोनों के अनुपात भी 4:5 के अनुपात में है भी। तो इस तरह से हम करेक्ट आंसर पे क्या होगा, पहुंच गए हैं और 15 साल पे टिक भी लगा हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ मीन। देखो 2, 5, 8, 14 और 21 का मीन पूछ रहा है। मीन का मतलब होता है माध्य। माध्य का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण हमारे पास में 2, 5, 8, 14 और 21 है। तो इनका योग क्या हो जाएगा, योग बटा संख्या। सिंपल सा माध्य का नियम है, ठीक है। मीन का फॉर्मूला होता है, मीन बोलो माध्य बोलो, माध्य का सिंपल फॉर्मूला प्रेक्षणों का योग। ये सिर्फ मैंने योग लिखा है, प्रेक्षण जितने प्रेक्षण दिए उनका योग बटे संख्या कि कितनी प्रेक्षण दिए गए हैं। तो योग की बात करें तो 21 में 14 जोड़ो तो 35, 35 में 5 जोड़ो 40, 40 8 48 2 50। तो योग तो हो गया 50। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दो, आ गया कितना 10। इसका मतलब यही हमारा माध्य है और इसी पे टिक करेंगे और इसी पे टिक किया गया भी है, आप PDF में देख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, छोटा सा आसान सा तो क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। व्हाट इज द मोड ऑफ। अब इस बार पिछली बार मीन पूछा था, अब मोड पूछा। मोड को हिंदी में हम कहते हैं बहुलक। बहुलक अब बहुत आसान होता है, पहले देख लो 21 22 22 23 23 24 24 24। इसमें बहुलक क्या होगा, तो किसी इस तरह से जब आंकड़े आपके सामने हो ना, इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया रहेगा वही हमारा बहुलक होता है। और इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही स्कूल में मैं जब था मुझे भी ऐसे ही बताया गया था, जो सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक है, जो सबसे ज्यादा बार आया वही हमारा मोड है। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा है, 24। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 24 है। और PDF अगर डाउनलोड किए होगे तो आपको दिख तो रहा ही होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। In how many years will the amount of 1200 double itself under compound interest system? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लो क्या है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट ऑफ 1200। देखो अमाउंट जो है P जो है हमारे पास में वो 1200 है और समय जो है हमें मालूम नहीं है, तो n बराबर वाट लिख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा 4% है और A जो है वो कितना है, तो A 2400 है, क्योंकि टोटल अमाउंट हमारा क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो कितने समय में 4% इंटरेस्ट रेट से चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई धन 1200 रुपए का धन इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2400 हो जाएगा।
तो सिंपल हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट केस से रिलेटेड, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n। तो इस पे फॉर्मूले पे रखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, किस तरह का क्वेश्चन आपको मिले ना, तो आपको पहले मतलब एग्जाम में कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जो टाइम वेस्ट करवाते हैं आपका, ये वही टाइप का क्वेश्चन है। तो इससे दूर रहना, सबसे पहले पहचानना जरूरी है। कई सारे लोग ईगो पे ले लेते हैं कि भाई इतना दिन से हमने तैयारी किया है, कैसे नहीं होगा। तो मेरे जैसे लोगों का स्पेशली ये इस क्वेश्चन की वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, हालांकि पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है मैंने खुद को, कि क्वेश्चन देख के छोड़ना भी सीख गया हूँ कि ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा इरिटेट कर रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। आप लोग बढ़ जाना, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ अभी आप देखो समझ में आ जाएगा आपको। हमको क्या पता करना है, एन पता करना है। चलो पता करते हैं। तो ए की जगह पे 2400 रखा हमने, ए की जगह 1200 रख दिया, 1 प्लस 4/100, सिंपल सा बात, एन। अब 1200 से 2400 काटा, 2 बार में कट दिया, 2 बराबर हो गया हमारा, 4 से 100 को काटो 25 कट गया, ये बचा हमारे पास में 25 और 1 26, 26/25 पे पावर एन। अब इसको सॉल्व करने में बजेगी बैंक। कैसे बजेगी, कर लो भाई, कोई भी तिग्रम लगा लो, सॉल्व करके बता दो मुझे कितना आंसर आता है, तो मान जाओ मैं। ठीक है, हालांकि एक तरीका है लगाने का, लेकिन उसके लिए भी हम खुद से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं क्या तरीका लगा रहा हूँ, एक दोनों तरफ लॉग ले लें अगर, तो लॉग लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, लॉग 26/25 पे पावर n है और बराबर में लॉग क्या है, 2 है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि n जो है हमारा इधर आ जाएगा, तो n लॉग 26/25 बराबर लॉग 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। n बराबर कितना आ गया हमारा, log 2 बटा log 26/25। अगर आप सिस्टम जानते हो कैसे काम करता है, तरीका इसका है, तो ठीक है। नहीं जानते हो तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कैलकुलेटर यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली बोलूँ तो नहीं आता भाई मुझे। log 2 का वैल्यू नहीं पता है, log 26 का वैल्यू नहीं पता है, log 25 का वैल्यू नहीं पता है, मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो मैं तो कैलकुलेटर यूज करके आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ ना, कि बता रहा हूँ ना मैं इस वीडियो में बना के वीडियो की, इस तरह के क्वेश्चन आपके टाइम वेस्ट करने के लिए रहते हैं। तो देख लो, अगर फ्यूचर में मुझे आ गया तो भी बता दूंगा, और नहीं तो खैर कोई बात नहीं है, देख लो क्या है, कैसे कैसे करना है भाई। कैलकुलेटर में एक सेटिंग होता है भाई, लॉग वॉग सब मिल जाता है। तो log 2 का वैल्यू देख लो कितना होता है पहले तो, लॉग कहाँ गया, log 2 को डिवाइड करना है हमें log 26/25 से। तो अब यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, अच्छा दिख रहा है क्या, ब्लैक ब्लैक है, देखो दिख रहा है 17.67। पढ़ने में दिक्कत होगा क्यों, देख रहे हैं। तो ये जो आया हमारा 17.6729877, और हमारे ऑप्शन में जो है उसमें भी 17.67 पे टिक लगा हुआ है, वो तो आपको दिख ही गया होगा। तो देख लो, इस वजह से मैं बोल रहा था खतरनाक क्वेश्चन इसको। बाकी बढ़ते हैं आगे। मेन क्या है, मेन समझना है, समझ में आ गया आपको कि आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान नहीं देना, क्वेश्चन छोड़ने पे भी ध्यान देना। हालांकि मैं ये नहीं बोला कि छोड़ ही देना, जरूरी नहीं कि ये वाला कॉम्प्लिकेटेड था तो इस तरह का सारा कॉम्प्लिकेटेड हो, कुछ इजी भी होता है, कुछ का डायरेक्ट आंसर आता है, कुछ 2 से 3 से ऐसे डिविजिबल वाला मिल जाएगा आपको। तो देख लेना, जैसा भी मिले उस हिसाब से काम करना। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मच डज द सेकंड डायगोनल ऑफ अ रम्बस मेजर इफ द area is 96 square centimeter and the first diagonal measure 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे रंबस की बात कर रहा है। रंबस हम लोग किसको कहते हैं, रंबस कहते हैं हम लोग समचतुर्भुज को। ये एक तरह का रंबस है। समचतुर्भुज किसके कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, बस वही समचतुर्भुज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक वर्ग को देख रहे हो, स्क्वायर को देख रहे हो, तो स्क्वायर भी वन काइंड ऑफ रंबस है। ठीक है, स्क्वायर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं, स्क्वायर होने का कंडीशन होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होनी चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। लेकिन रंबस होने के लिए यानी समचतुर्भुज होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, इसके लिए क्राइटेरिया सिंपल है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और बराबर हैं, तो वो क्या है, समचतुर्भुज है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर तो वर्ग में भी होता है, तो ये भी एक तरह का रंबस है, यानी ये भी एक तरह का हमारा समचतुर्भुज है।
तो हम इस पे बात करते हैं कि असली वाले समचतुर्भुज पे इसमें दो विकर्ण होते हैं और दो विकर्णों में से इसका जो क्षेत्रफल होता है, जैसे अगर इसका पहला डायगोनल हमारा दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल हमें मालूम नहीं है जो कि पता करना है, इसका जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ रम्बस वो d1 इंटू d2/2 होता है। यही होता है ना, एग्जैक्टली याद भी नहीं है यार। चलो देख लेते हैं, मेरे पास तो आंसर है ना, आंसर में 32 लिखा हुआ है, चीटिंग थोड़ी सी। तो ए बराबर हमारा कितना होता है, ए बराबर 96 पहले से दिया हुआ है, तो 96 इधर रखते हैं, d1 की जगह हम रख लेते हैं 6 और d2 की जगह रख लेते हैं, d2 तो हमें पता करना है /2 है, तो 6 के से 2 को काटो तो 3 टाइम में कटता है, 3 से इसको काटो तो 3 3 9 और 3 2 6, तो d2 जो आ गया हमारा वो क्या आ गया 32 आ गया, 32 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो एक समचतुर्भुज की जो क्षेत्रफल होते हैं ना, वो दोनों विकर्णों के गुणनफल में 2 से भाग देने पे हमें मिल जाता है, और यही फॉर्मूला यूज करके हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व कर लिया। वीडियो हो गई है 35 मिनट की और मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी में हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेक 30 प्लस कॉस 30 का वैल्यू बताओ। अरे भाई क्या आसान है, सेक 30 प्लस कॉस 30। सेक 30 देखो मुझे याद ही है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 और सेक 30 का वैल्यू इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि सेक और कॉस जो होते हैं आपस में मतलब उल्टे पुल्टे होते हैं ना। कॉस क्या है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है ना, तो जाहिर सी बात है कि सेक 30 का वैल्यू इसका उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। दोनों को हम एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं तो हमें मिलता है 2 दूना 4, 3/2√3। आगे हमारे पास में 7/2√3। अब इस ऑप्शन में अगर आपको ये ऑप्शन में मिल जाए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसका रीज़न सिंपल है कि बटा में अगर रूट में आ रहा है ना, तो उसको हम लोग प्रमेयीकरण कर देते हैं। प्रमेयीकरण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऊपर नीचे दोनों तरफ √3 से गुना करेंगे। गुना करने के बाद ऊपर तो हो जाएगा हमारा 7√3, लेकिन नीचे आ जाएगा √3 में √3 का गुना होगा 3, 3 दूना 6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 7√3/6, जो कि हमारा 7√3/6 पे टिक लगा हुआ है। तो सिंपल ही था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। तो बढ़ते हैं आगे आराम से अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर। देखो क्यूब की बात कर रहा है यहाँ पे। क्यूब क्या होता है, तो एक होता है कलर वाला, जो हम लोग ऐसे ऐसे पजल क्यूब जो होता है खरीदते हैं मार्केट से, सॉल्व करते हैं। क्या आप वो सॉल्व कर लेते हो, मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। बहुत सारे लोग उसको मूवीज़ में तो ऐसे दिखाया जाता है जैसे पता नहीं जिसने उसको सॉल्व कर लिया पता नहीं कितना जीनियस है। यार मैं सॉल्व करने बैठता हूँ 2 से 3 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाता है, और अगर स्पीड में करने की कोशिश करता हूँ तो मतलब आप जाहिर सी बात है कि उतना ज़्यादा स्पीड 1 मिनट में मैंने कभी सॉल्व किया ही नहीं किया। टाइम लगा के जब भी किया तब तो 1 मिनट से क्रॉस हो गया था। तो खैर उसको हटाते हैं फोकस से, हम समझते हैं क्यूब क्या है, ठीक है। तो क्यूब क्या है, एक घन है जो हम लोग पासा खेलते हैं, लूडो खेलते हैं ना, लूडो खेलते समय जो डाइस होता है वो भी क्यूब शेप का होता है। उसके अलावा हमारा क्यूब एक खेलने वाला कलर वाला होता है, वो तो होता ही है। अब क्यूब के जो साइड होते हैं वो सारे साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस क्यूब का जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारा। अब क्यूब का साइड दिया हुआ तो इसका डायगोनल क्या है, जैसे मान लो ये देखो, ये मेरे पास जो है माचिस वो एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्यों है, क्योंकि इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है। ये क्यूबॉइड है, अगर तीनों सेम होता, पासे की तरह होता या फिर उसी पजल वाला क्यूब की तरह होता, तो ये हमारा क्या होता, कुछ क्यूब हो जाता। तो क्यूब में जब तीनों इक्वल होता है तो अब देखो इसमें डायगोनल, अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो सीधे सीधे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लेगा। लेकिन जब क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का जो डायगोनल होगा वो कहाँ से कहाँ तक लेगा, तो यहाँ से यहाँ तक नहीं, अंदर अंदर से लेगा, यहाँ से यहाँ तक, इस कोने से इस कोने तक इसका डायगोनल आएगा। और क्यूबॉइड में भी वही आएगा। तो क्यूबॉइड में जब ये आएगा ना, तो क्यूबॉइड का क्यूब और क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस c²। अब ये ए बी और सी क्या है, ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड या क्यूब है। तो ए बी सी क्यूब के लिए तो ए बी और सी तीनों का वैल्यू 3 यही सेम ही रहेगा, लेकिन क्यूबॉइड के लिए अलग हो सकता है। तो हम इसको इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, फिर से 9 और फिर से 9, तो 9 9 18 9 27, तो रूट में हो गया 27। रूट में 27 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलता है 3√3। कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता तो होगा ही,
बताने की जरूरत तो है नहीं, छोड़ो। रूट में 27 है, बताने की जरूरत क्या है यार, खुद ही समझ लो। तो 3√3 क्या है, सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड वन साइड इज विच, क्या बोल भाई, हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3√3 सेंटीमीटर हमारे ऑप्शन में है, देख लो, टिक लगा लो। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, An article was sold for ₹760 which incurred a loss of 5%. What is the cost price of the? देखो एक आर्टिकल है जो 760 रुपये में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो 760 रुपये है, और इस पे जो है लॉस हो जाता है 5% का, यानी परसेंटेज ऑफ लॉस जो है वो 5 है। और फिर उसके बाद व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, इसका क्रय मूल्य कितना था, सीपी हमसे पूछा जा रहा है। अब सीपी हमें मालूम नहीं है, मान लेते हैं सीपी अगर एक्स है, तो जाहिर सी बात है कि 760 रुपये में बेचने के बाद 5% का नुकसान हुआ है, तो सीपी कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। तो नुकसान कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, तो लॉस के लिए हम क्या करते हैं, सीपी में से 760 घटाते हैं, तो ये लॉस हो गया हमारा। अब परसेंटेज ऑफ लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस बाई सीपी इंटू 100। अब ये जो दिया वो तो 5% दिया, तो इधर 5 रख लेते हैं। लॉस जो है हमारा वो x माइनस 760 का है, बटा में कितना है 760 तो है ही, अच्छा बटा में x होगा, क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा x है, बटा में x रहता है, और गुना 100 तो है ही, बराबर में 5 है, तो 5 से 100 को काटो 20 बार में कट जाता है। अब यहाँ से बस x का वैल्यू निकालना है हमें, तो x माइनस 760 गुना 20 बराबर में ये उधर जाके x हो गया, तो 20x माइनस 760 गुना 20 बराबर x, ये उधर आके माइनस हो गया, तो 19x बराबर 760 गुना 20, 19 चौक 76, x बराबर 4 दूना 8, 00 800 रुपये। इसका मतलब कि उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, 800 रुपये, और 800 रुपये हमारा करेक्ट आंसर है। बस सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये भी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है, When 60 is subtracted from 3 times of a number, the result is 8. What is the cube of the original number? अब हमें वो नंबर मालूम नहीं है। 16 को किसी संख्या के 3 गुने में से घटाया जाता है तो 16 आता है, क्या बोला, तो 8 आता है। 16 को किसी संख्या, कोई संख्या है, मान लेते हैं x के 3 गुने में से जब घटाया जाता है तो 8 आता है, तो 3x माइनस 16 बराबर क्या आता है, 8 आता है, तो 3x बराबर हो जाएगा हमारा 8 प्लस 16, तो 3x बराबर हो गया हमारा 24, x बराबर हो गया हमारा 8, तो 8 सेंटीमीटर आ गया हमारा, ठीक है। अब x बराबर हमारा जब 8 सेंटीमीटर आ गया है, तो पूछा व्हाट इज द क्यूब ऑफ द ओरिजिनल नंबर, तो इस 8 का क्यूब कितना होगा, तो भाई 8 का जो क्यूब होता है वो तो हमारा 8 का क्यूब यानी कि 64 गुने 8, यानी कि ऑप्शन में देख लो 512, गुना करके देख लो 512 आएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, त्रिभुज XYZ इज राइट, ट्रायंगल XYZ है, ट्रायंगल XYZ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट Y। देखो Y पे जो है ये राइट एंगल है, Y ये X और ये Z, और बोला गया X जो है वो 45 डिग्री का है। चलो बहुत बढ़िया बात है, ये 90 ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई 45 हो जाएगा। आगे पूछा देन सेक R बताओ कितना है, सेक R। अब भाई क्या ही फूक के क्वेश्चन बनाए यार, आर कहाँ है, आर तो दिया हुआ ही नहीं है, तो आर जब नहीं दिया हो तो हम सेक आर कहाँ से बताएंगे। तो मान लेते हैं कि दोनों तो 45 डिग्री ही है ना, तो हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि आर की जगह अगर एक्स और जेड हो तो सेक 45 डिग्री का मान बताना है। देखो साइन 45 का मान जो होता है वो होता है 1/√2, कॉस 45 का भी 1/√2 होता है, और कॉस का जो होता है सेक का रिवर्स में होता है, तो सेक 45 का जो वैल्यू होगा वो सीधा सीधा √2 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर √2 होना चाहिए, और √2 पे टिक लगा हुआ है, तो ज्यादा कुछ नहीं सोचते हुए बढ़ते हैं आगे। आर दिया है तो दिया है। देखो अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, पाइप ए फिल्स अ टैंक 50 मीटर क्यूब पर आवर। देखो पाइप ए है जो किसी पाइप, किसको क्या बोल रहा हूँ, किसी टैंक को भर रहा है 1 घंटे में,
1 घंटे में 50 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब पानी वो 1 घंटे में भर दे रहा है, यही दिया हुआ है हमारा। पाइप बी टेक्स 4 आवर टू फिल द टैंक। अब पाइप बी है जो 4 घंटे में टंकी को पूरा भर सकता है, यानी कि पाइप बी अगर 1 घंटे काम करे तो टंकी का 1/4 भाग क्या करेगा, फुल भर देगा। आगे, व्हेन ओपन टुगेदर, जब दोनों को एक साथ खोला जाता है, दे फिल द टैंक इन 2 आवर्स। क्या बात है, ए प्लस बी को जब एक साथ चालू किया जाता है तो वो टंकी को 2 घंटे में भर लेते हैं, यानी 2 घंटे में टंकी का एक भाग, यानी अगर ए और बी दोनों 1 घंटे के लिए काम कर ले तो टंकी का आधा भाग भर देंगे। अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो टंकी का वॉल्यूम, टंकी का आयतन कितना है, टंकी की क्षमता कितनी है कि कितना वो उसमें भरा जा सकता है। तो अब समझो यहाँ पे बड़ा ही लॉजिक वाली चीज है कि बी जो है 4 घंटे में भर सकता था और दोनों मिलके 2 घंटे में भर लेते हैं। बी 4 घंटे में भर सकता था, दोनों मिलकर 2 घंटे में भर सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो दया, इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों मिलके काम को आधे समय में कर रहे हैं। तो ए और बी मिलके आधे समय में कैसे कर पा रहे हैं, दोनों की काम करने की क्षमता क्या होगी, बराबर होगी। तो जब दोनों के काम करने की क्षमता बराबर है और बी 4 घंटे में भर रहा है तो ए बेचारा कितने देर में भरेगा, ए भी 4 घंटे में भरेगा। अब ए जो है 1 घंटे में 50 मीटर क्यूब पानी भर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 4 घंटा में अगर वो पूरा भर रहा है तो 1 घंटे में 50 मीटर क्यूब, तो 4 घंटा में 4 गुना 50 मीटर क्यूब भरेगा। 50 चौका हो गया हमारा 200 मीटर क्यूब। इसका मतलब कि टैंक की जो कैपेसिटी है वो 200 मीटर क्यूब है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर यहाँ पे 2 घंटे की जगह कोई और टाइम दिया गया होता तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता। कैलकुलेट करके हम पता करते कि ए की क्षमता क्या है। अब कैलकुलेट कैसे करते, तो देखो ए और बी दोनों मिलके 1 घंटे में 1/2 भाग भर रहे हैं। यहाँ 1/2 की जगह मान लेते कुछ और आया, तो उस केस में ए अकेला 1 घंटे में कितना काम करता, तो 1/2 में से हम क्या करते, 1/4 घटाते और हमें कितना मिलता, 1/2। तो चूंकि यहाँ पे तो हम समझ लॉजिक से ही समझ गए ना, दोनों को समान टाइम लग रहा है काम करने में, दोनों की कैपेसिटी समान है। लेकिन अगर ये नहीं होता, आधा आधा सीधे सीधे नहीं दिखता, तो घटाने के बाद जितना आता वो हम लिखते और उसके बाद बताते कि कितनी कैपेसिटी है इसकी। आई होप कि मैं ज़्यादा जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है, यहाँ तक वीडियो देख पाए हो, कमेंट करके बता दो कि हाँ देख पाए हो तुम वीडियो पूरा यहाँ तक, ठीक है कैपेसिटी पूरा वीडियो देख पाने की। बाकी नहीं तो कोई बात नहीं है, कभी ना कभी तो कोई ना कोई देख लेना करेगा यार। देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या क्वेश्चन, What is the value of 10% of 100, 10% of 110। देखो 110 का 110% का 10%। अब इसको सॉल्व करो तो सिंपली देखो तो 110 गुना 110/100 गुना 10/100 सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। 11 गुना 11 हमारा 121 हो गया, बटा में बचा 10, 10 से भाग दो तो आ जाएगा 12.1। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 12.1। आप इसको, इस क्वेश्चन के बारे में मैं ये नहीं बोलूँगा कि पीडीएफ में देख लो, क्योंकि आपके पीडीएफ में जो टिक लगा हुआ है वो 11.55 पे टिक लगा हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। बाकी बहुत देर से काम करते हुए अगर मुझे नींद आ रही है तो हो सकता है कुछ गलती अगर कर रहा हूँ तो आपको लगता है तो कोई गलती हुई है तो आप बता सकते हो, आई डोंट माइंड। बाकी मेरे हिसाब से तो 12.1 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी कि अगर एक दिन काम करें तो काम का 1/12 भाग हो जाएगा। बी और सी उसी काम को करने में 15 दिन लग रहे हैं, यानी कि बी और सी मिलके अगर एक दिन काम करे तो 1/15 भाग हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ कि सी और ए उसी काम को करने में 36 दिन लगाते हैं, यानी कि सी और ए एक दिन अगर काम करे तो काम का 1/36 भाग हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन हाउ मैनी डेज विल ऑल 3 टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो तीनों मिलके काम को कितने देर में कंप्लीट कर देंगे। देखो समझो, ए बी मिलके एक दिन काम करते हैं तो 1/12 हुआ, बी सी मिलके एक दिन काम करते हैं तो 1/15 हुआ, सी ए मिलके एक दिन काम करते हैं तो 1/36 काम हो गया। अगर हम इस तीनों को जोड़ दें तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ए बी और सी तीनों मिलके। अब चूंकि इसमें देखो सी 2 बार आया हुआ है, बी 2 बार आया हुआ है और ए तो 2 बार आया हुआ है, इसका मतलब ए बी सी और तीनों मिलके 2 दिन काम कर रहे हैं, तो ये तीनों के 2 दिन का काम का योग हो जाएगा हमारा 1/12 प्लस 1/15 प्लस में 1/36। तो 36 और 15 का अब एलसीएम लो भाई कितना आएगा, क्योंकि 12 का तो जरूरत नहीं, 36
12 और 36 का एलसीएम तो 36 ही होगा ना, तो 36 और 15 का एलसीएम सोचते हैं। तो 36 दूना 72, 36 या 108, 36 चौका 36 50, 36 50 पे काम चल सकता है हमारा। देखो 6 25 30 की 0 हासिल 3, 5 या 15 3 18, हाँ 180। 180 तो तीनों का एलसीएम हो गया हमारा। 12 के पहाड़े में 180 कितनी बार में आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 15 बार में, और 15 के पहाड़ा में 12 बार में, और 36 के पहाड़ा में कितनी बार में? तो 36 25 तो 5 बार में तो आया। 15 12 होगी, 15 5 32 बता। देखो तो A प्लस B प्लस C तीनों मिलके 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 15 5 20, 10 30 2 32 बटा 180, 16 बटा 90, 16 बटा 90 हो गया तो 8 बटा 45, 8 बटा 45 काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 से 8 को काट दो, हो गया 4 बटा 45। इसका मतलब कि A B और C तीनों मिलके एक दिन में करते हैं 4 बटा 45 भाग काम। इसका मतलब है कि तीनों मिलके काम को कितने देर में कंप्लीट कर पाएंगे? तो यहाँ पे नोटिस करो, एक दिन में 1 बटा 12 भाग काम कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों मिलके काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। एक दिन में 1 बटा 15 भाग काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि 15 दिन में काम कंप्लीट। एक दिन में 1 बटा 36 भाग काम कर रहे हैं, इसका मतलब 36 दिन में काम कंप्लीट। एक दिन में 4 बटा 45 भाग काम कर रहे हैं, यानी कि 45 बटा 4 दिन में काम कंप्लीट। भाग दो, 4 के 4, 4 के 4, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, तो 11.25 दिन में क्या हो जाएगा? तीनों मिलके काम को पूरा कर लेंगे। और 11.25 पे हमारा पहला ही ऑप्शन था, उस पर टिक लगा हुआ है। हो गया भाई, और कुछ चाहिए क्या इसमें? कुछ नहीं बचा। तो ऐसे ही आराम से कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व आप लोग। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओह, लगता है 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। A villager walks 8 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। देखो एक विलेजर है, कहीं से चलना शुरू कर रहा है, वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ, 8 किलोमीटर पहले नॉर्थ में जाता है, देन टर्न्स ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, ईस्ट में घूम के 2 किलोमीटर चला गया, देन टर्न्स साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, साउथ में आके फिर 5 किलोमीटर चला गया, देन टर्न्स टू हिज राइट। अब इधर आते हुए राइट घूम रहा है, तो इधर आते हुए राइट घूम रहा है तो राइट इधर होगा, इसका मतलब कि इधर घूमता है। टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, यहाँ से आने के बाद 2 किलोमीटर फिर आ गया वो। तो वेयर इज ही नाउ विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पोजिशन। तो स्टार्टिंग पोजिशन उसका यहाँ था, यहाँ से वो इधर की ओर है 3 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ 8 था और यहाँ से यहाँ 5 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ 5 होगा, तो 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ है, 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ है, 3 किलोमीटर उत्तर यानी 3 किलोमीटर नॉर्थ हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही ध्यान से करोगे। हालांकि रीजनिंग का क्वेश्चन था, मैथ वाले में आ गया, नंबर देख के मुझे लगा होगा इसलिए मैंने डाल दिया, बाकी कोई बात नहीं, समझ में आ गया, हमारा काम हो गया। मेन तो सीखने सिखाने का ही काम है, तो मैथ हो रीजनिंग हो क्या फर्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर 642 रुपीज, 642 रुपये में बेचा जाता है, जो कि हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस वॉज 600 रुपीज, कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है 600 रुपीज। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट अर्न, कितना प्रतिशत का लाभ होता है? तो देखो लाभ जो है वो तो हमें दिख रहा है कि 42 रुपये का है, और परसेंटेज लाभ जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ हमारा 42 का है, 42 बटा क्रय मूल्य यानी कि 600 और गुना 100, 100 से 600 को काटो कटाता है, और 6 सत्ते हो गया 42, तो 7% का हमारा क्या होता है? लाभ होता है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 7% हमारे ऑप्शन में है नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए का, जो टिक लगाने वाला बच्चा था जिसने एग्जाम दिया था, उसने चूजन ऑप्शन में भी 1 ही दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये जो है हमारा 7% जो है, परसेंटेज में अगर ना लिखे हम डायरेक्ट परसेंटेज हटाना हो तो 7/100 लिखते हैं ना, तो उस केस में ये 0.07 भी हमारा क्या होता है? करेक्ट आंसर हो सकता है। तो उस हिसाब से हमारा हो सकता है ये। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? अच्छा 3 क्वेश्चन बचे हैं, देख लो, 1 घंटा से ज़्यादा तो हो जाएगा। ए टैंक कैन बी फिल्ड इन 9 आवर्स, एक टंकी है जो 9 घंटे में भर सकता है। बिकॉज ऑफ अ लीक इट टेक्स 10 आवर्स, तो एक लीक की वजह से उसको 10 घंटे लग जाते हैं। इन हाउ मच टाइम विल
विल द लीक अलोन एम्प्टी द टैंक। देखो एक टंकी ए है, कोई मान लेते ए है, जो 9 घंटे में टंकी का एक भाग भरता है, यानी कि 1 घंटे में टंकी का 1/9 भाग भर देगा। अब एक लीक है, लीक की वजह से क्या हो रहा है, टंकी जो है x घंटे में खाली हो सकता है पूरा का पूरा, तो b लिख देते हैं, यहाँ पे l लिख देते हैं क्योंकि लीक है ना। तो 1 घंटा अगर ये काम करे तो 1/x भाग टंकी का खाली कर देता है। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 घंटा ए और एल यानी कि भरते भी रहें और खाली भी होता रहे, तो जैसी बात है कि 1/9 भाग भर रहा है और 1/x भाग क्या हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है। कब? 1 घंटे में। तो हम देख पाते हैं कि ये हमें मिला x - 9/9x, ठीक है। और हम जानते हैं कि दोनों मिलके जब एक साथ चलते हैं तो वो 10 घंटे में टंकी को खाली कर लेते हैं, यानी कि दोनों मिलके एक साथ करें तो 10 घंटे में टंकी पूरा खाली हो जाए, यानी कि दोनों मिलके एक साथ काम करें तो 1 घंटे में टंकी का 1/10 भाग खाली कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो है कि दोनों मिलके एक साथ 1 घंटे के लिए काम करते हैं तो टंकी का इतना भाग खाली कर पा रहे हैं, तो ये वाला जो भाग है हमारा वो 1/10 के बराबर होगा। चलो दोनों की तुलना करते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें मिलेगा 10x - 90 बराबर 9x। 90 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 9x इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x बराबर 90। और जब x बराबर 90 हमें मिल गया, यानी कि ये जो है हमारा 90 घंटे में हमारा टंकी पूरा क्या कर देगा, खाली कर देगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लो, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ यार। अब बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद 1-2 दिन और ऐसे ही आना है लाइव, बाकी देख लें। 3 अरे अभी भी क्वेश्चन है यार, मुझे लगा खत्म हो गया। चलो देख लेते हैं सारे क्वेश्चन, होगा 1 घंटे से ज़्यादा तो होने दो। ए टैंक कैन, ये तो हो ही गया भाई अभी। इफ अ 3 डिजिट नंबर 7x6 3 डिजिट नंबर है, डिविजिबल बाय 11, द वैल्यू ऑफ x इज। अरे बहुत आसान क्वेश्चन। देखो 11 से विभाज्यता का सिंपल सा नियम होता है, जितने भी अंक दिए हुए ना, जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 और यहाँ पे लिख दिया x। अब आपको पूछूं कि x की जगह पे ऐसा क्या कर दें कि 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो इसमें ना सम स्थान पे जो नंबर होते हैं उनको एक साथ रखो, विषम स्थान वाले नंबर को एक साथ रखो। तो देखो ये 2 और 4 मिलके कितना होता है, 6। इधर वालों को जोड़ो तो 3 और 1 मिलके 4 हुआ, तो इसको 2 रख दो, तो 4 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 में से 6 घटाओ तो कितना आता है, 0। इसका मतलब कि अब ये 11 से विभाजित हो जाएगा। जब इसके जगह आप 2 रख दोगे तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। सेम चीज इस पे भी अप्लाई करते हैं। यह है विषम स्थान वाले नंबर, 7 6 13, ठीक है। अब x की जगह पे क्या रख दो, x की जगह पे 13 तो रख नहीं सकते आप, मतलब यहाँ पे जैसे 2 रख दिया तो 6 में से 6 घट गया तो 0 आ गया, लेकिन x की जगह 13 नहीं रख सकते। तो x की जगह क्या रखें, तो x की जगह हम 2 रखते हैं अगर, तो 13 में से 2 घटाने पे कितना आता है, 11। तो या तो आपका 0 आ जाए या तो आपका 11 आ जाए, आपका क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 रखने पे ये 13 में से 2 गया, कितना आ गया, 11। इसका मतलब कि x की जगह पे 2 रखने से ये क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आया तो इसको मैं फिर से समझा देता हूँ, इजी है, 2 मिनट में आ ही जाता है समझ में। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 1 3 3 1। अब इस नंबर को देखो, क्या लगता है आपको, ये 11 से विभाजित होगा? ये जो नंबर है वो 11 का क्यूब होता है, तो जाहिर सी बात है 11 से विभाजित होगा। मैंने बोला नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि आप विषम स्थान वाले अंकों को ले लो, सम स्थान वाले अंकों को ले लो, दोनों को जोड़ लो, मतलब 3 विषम स्थान वाले दोनों को जोड़ लिया, 3 1 4, सम स्थान वाले दोनों को जोड़ लिया, 3 1 4। 4 में से 4 घटाओ कितना आया, 0। 0 आ गया, यानी कि ये नंबर 11 से विभाजित होगा। सम स्थान वाले नंबर, विषम स्थान वाला नंबर, 1 1 2 और ये 2, 2 में से 2 घटाओ कितना आया, 0। 0 आ गया, इसका मतलब 11 से विभाजित होगा। तो ये घटाने पे या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, आपका 11 से विभाजित होगा, या फिर कोई भी नंबर ऐसा आ जाए जो 11 से विभाजित होता है, तो ये 11 से विभाजित होगा। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? तो अब सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो, ये भी रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 1 3 5 7 अनुपात 64 और समानुपात 1 3 5 7 9 अनुपात वाट। अब इसमें ऐसा क्या भर दें कि हमारा इसे हो जाए। इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मुझे लगा था कुछ गलती हो गई है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, गलती जैसी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या रीजनिंग लगाया गया, देखो इसमें रीजनिंग है कि हमारा 3 और 1 4, 4 5 9, 9 7, 9 7 कितना होता है, 9 7 होता है 16, 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है हमारा 4 का स्क्वायर,
मतलब सबका योगफल 4 के स्क्वायर के बराबर है और यहाँ पे 4 का क्यूब दिया हुआ है। अब इसको देखो तो 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमें 5 का क्यूब चाहिए और 5 का क्यूब होता है 125। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा 125। आप अपने पीडीएफ में देख लो 125 पे टिक लगा हुआ होगा। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? लिखा हुआ है यदि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर x माइनस 1 और y माइनस 2, तो जहाँ पे x और y जो है वो इंटेजर्स हैं। इंटेजर्स का मतलब पूर्णांक होता है, x और y क्या है? पूर्णांक है। कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्णांक क्या होता है आपको पता है? माइनस और इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर है सबके सब पूर्णांक हैं, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ 2x plus 3y is what? क्या हो सकता है? तो देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन देख के तो ये होने नहीं वाला। आप ऐसे कर सकते हो, आप देख के सोचने की कोशिश कर सकते हो कि x और y का वैल्यू ऐसा क्या रख दें हम लोग कि ये दोनों हमारा बराबर आ जाए। तो मैंने जब इसको रखने की कोशिश किया था पहले, क्वेश्चन देख के कुछ लगता है ना कि अलग सा कर लेते हैं पहले सॉल्व, तो ये अलग सा लगा था जिसको मैंने पहले सॉल्व करने की कोशिश किया था। जो क्वेश्चन अलग सा लगता है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ पहले, ताकि वीडियो बनाते समय किसी तरह का इंटरप्शन ना हो, तो इंटरप्ट ना हो किसी तरह का। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो x और y का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखने के बाद हमारा हो नहीं रहा था, नेगेटिव वैल्यू रखने के बाद ये इधर जो है माइनस में आ जा रहा था, तो माइनस वाला कभी भी प्लस वाले के बराबर होगा नहीं, तो हमारा काम चल नहीं रहा था। तो मैंने एक वैल्यू देखा, x की जगह पे 1 रख लो और y की जगह पे 2 रख लो। तो x की जगह 1 रखने पे ये 0 का स्क्वायर हो जाता है, y की जगह 2 रखने पे फिर से 0 का स्क्वायर, और इधर भी हमारा क्या 0 गुना 0, यानी कि दोनों तरफ हमारा 0 आ जाता है। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या हो गया हमारा 2, और जब x और y का वैल्यू 1 और 2 है तो x की वैल्यू क्या रखें हम ना 1 और y की वैल्यू क्या रखें 2, तो 2 और 3 दूना 6 बराबर आ गया हमारा 8। तो 8 पे हमने टिक लगा दिया, 8 हमारा करेक्ट आंसर है। आप अपने पीडीएफ में देख रहे 8 पे टिक लगा हुआ मिलेगा। लेकिन क्या ऐसे करने से हमारा काम चल जाएगा? क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारा माइंड काम कर जाए ना एग्जाम में ऐसे। तो हम इसके प्रॉपर सोल्यूशन पे आते हैं कि प्रॉपर सोल्यूशन हम इसका कैसे करेंगे। तो देखो भाई प्रॉपर सोल्यूशन पे आ रहे हैं हम लोग थोड़ा सा। अरे इसको क्यों मिटा दिया? 2x प्लस 3y ही तो पता करना है ना हमें। तो प्रॉपर सोल्यूशन पे आने से पहले हम देख रहे हैं कि ये जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। मान लो इसकी जगह हम रख लेते हैं p, इसकी जगह रख लेते हैं q, ठीक है। तो x माइनस 1 की जगह अगर हम p रखें और y माइनस 2 की जगह हम क्या रखें q रखें, तो इस केस में हमें मिलेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर पी क्यू। अगर हम इसको इस साइड में लेके आ जाएं तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू बराबर 0। कुछ कमी लग रही है क्या? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू तो है ही, और क्या आ सकता है? पी प्लस क्यू का होल क्यू क्या होता है भाई? स्क्वायर तो होता है हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू माइनस डी क्यू होता है पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू। थोड़ा सा फॉर्मूला भूल जाता हूँ तो वो रिपीट कर लेता हूँ एक बार चेक करके। तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा पी क्यू माइनस क्यू क्यू। देखो भाई दोनों साइड में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? तो p माइनस क्यू से, p माइनस क्यू से इधर भी मल्टीप्लाई किया और p माइनस क्यू से हमने इधर भी मल्टीप्लाई किया। तो जब मल्टीप्लाई किया हमने p माइनस क्यू से करें या p प्लस क्यू से करें? गुड, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं फॉर्मूले को अपने।
हाँ तो देखो फॉर्मूला जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। सिंपल सा फॉर्मूला है पी क्यू प्लस क्यू क्यू, जो बराबर होता है हमारा वो होता है पी प्लस क्यू और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो इतना मेहनत करने के बाद जो ये फॉर्मूला है इसको मैं पूरा तो जैसे बातें दिखा नहीं सकता, तो वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, स्पीड फॉरवर्ड कर दूंगा। बाकी देख लो यहाँ पे कि अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने वाले हैं पी प्लस क्यू से। तो पी प्लस क्यू से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमें मिलेगा पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू, और इधर जीरो में इसका मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा है वो हमारा पी क्यू प्लस क्यू क्यू के बराबर होता है, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब बराबर जीरो आ जाएगा। और जब इतना होने के बाद हम देख रहे हैं पी क्यू का जो वैल्यू है वो माइनस में क्यू क्यूब हो जाएगा। अब इतना हो गया तो बाकी आगे बढ़ते हैं, देख लो। पी की जगह कितना था और क्यू की जगह कितना था, ठीक है, क्या अभी मान रख देना सही रहेगा। अच्छा, हमारा पहला इक्वेशन कुछ आया था ना, क्या आया था, आया था हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू, यही था ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं पी बटा क्यू का जो क्यूब है वो -1 के क्यूब के बराबर है। इस हिसाब से पी बटा क्यू बराबर हमारा क्या आ रहा है, पी बटा क्यू बराबर हमारा -1 आ रहा है। तो पी बराबर हमारा -q आ रहा है, पी बराबर -q आ रहा है तो हम पी बराबर -q क्या करते हैं, इस वाले समीकरण में रख देते हैं। पी बराबर -q रखेंगे तो -q का स्क्वायर प्लस में q का स्क्वायर, और पी बराबर फिर से -q रखेंगे तो -q गुना q। ठीक है, अब सर जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमें मिलेगा क्या, क्यू का स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर बराबर माइनस में क्यू स्क्वायर, ये भी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर बराबर 0, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर 0, यानी कि क्यू बराबर हमारा आ गया 0। तो क्यू बराबर हमारा कितना आ गया 0, तो जब क्यू बराबर 0 आ चुका है और पी बराबर -q के बराबर है तो पी बराबर भी क्या हो गया, ऑटोमेटिक हमारा 0। पी भी 0 हो गया, क्यू भी 0 हो गया, पी हमारा कितना था x-1 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर 1 और y-2 बराबर भी हमारा 0 हो गया, तो y बराबर हो गया हमारा 2। तो x बराबर 1 और y बराबर 2 हमारा क्या हो गया, हल करने पे आया है, जो कि काफ़ी मेहनत से हल हुआ है। आपने देखा ये कितना मेहनत लगा है, कितना टाइम लगा है। तो अब हम कुछ नहीं, इसका वैल्यू रखेंगे तो 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 2, ये हो गया हमारा 2 1 2 और 3 गुना 6 बराबर 8, यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बैंड बज गया यार, जितना जल्दी मैं करने की कोशिश करता हूँ उतना ही लेट हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो लास्ट क्वेश्चन क्या है और वीडियो को करेंगे यहीं पे ख़त्म। सारी एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो गई मेरी। फाइंड द वेलोसिटी in meter per second that a car will achieve after 20 seconds if it starts and accelerates at 3.2 meter per second square। ओह वाओ देखो एक्सेलरेशन जो है ए जो है त्वरण, हालांकि ये फिजिक्स वाला क्वेश्चन लग रहा है यार, फिजिक्स वाला क्वेश्चन इसमें कैसे बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, फिजिक्स में भी मैथ्स होता है। देख लो क्या है कि हमारे बताया गया कि कोई कार है जिसका त्वरण जो है 3.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, मतलब प्रति सेकंड वो 3.2 मीटर प्रति सेकंड का क्या कर रहा है, वेलोसिटी में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो 1 सेकंड में वो इतना मीटर प्रति सेकंड का क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो 20 सेकंड में कितना करेगा, तो 20 सेकंड में वो 3.2 गुना 20 मीटर पर सेकंड का वृद्धि कर लेगा। तो गुना करो इसको तो मिलता है 32 दूना 64, और 6.4 में 10 से गुना करो तो 64 आता है। तो 64 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 सेकंड के बाद। और यही तो हमसे पूछ रहा है भाई कि फाइंड द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, तो 64 मीटर पर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। तो यहीं पे हमारा क्या होता है,
सारा क्वेश्चन मैथ का खत्म होता है इस वाले पेपर का। बाकी 3 पेपर और हैं मेरे पास में, उनके उससे रिलेटेड वीडियो अगले 3 दिन में आएंगी। तो उसके लिए अपडेटेड रहना हो, इंटरेस्टेड लगा हो वीडियो, पहले ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना। बाकी उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे कल इसी समय अगले वीडियो के साथ में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।